हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर साउंड। साउंड का मतलब आवाज, ध्वनि। कैसे कोई साउंड निकलती है और कैसे हमें वो सुनाई देती है। इस चैप्टर में हम यही सब जानेंगे। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है कि पीरियड खत्म हो गया है स्कूल में। यू कम टू You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। और जब कोई आपके दरवाजे पे आता है और डोरबेल बजाता है तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep। और कभी-कभी तो आपको ऐसा लगता है कि बस जो कदमों की आवाज होती है उसी से पता चल जाता है कोई आ रहा है, या आपके आने जाने का पता किसी को चल जाता है। You might have played a game called hide and seek। आपने छुपन छुपाई का गेम खेला होगा। In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining players। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को आप उसकी आंखें बांध देते हो और उसको फिर पकड़ना होता है दूसरे लोगों को। How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? तो कैसे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति उसके पास आ रहा है? साउंड से। ठीक है, तो हमें पता चलता है उनकी साउंड से। साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। तो साउंड जो है, आवाज या ध्वनि जो है, हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो इससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग्स। तो हम हमारे चारों ओर से हमें बहुत तरह की आवाजें सुनाई देती है। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग। और आपको क्या करना, आप अपने चारों जैसी आवाजें सुनते हो उनकी लिस्ट बनानी है। In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, तबला, हारमोनियम। और जैसे आप अपने जो म्यूजिक रूम होता है वहाँ पे बहुत तरह की आवाज सुनते हो, जैसे कि फ्लूट की आवाज, तबले की आवाज, हारमोनियम की आवाज। हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस? ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? और कैसे इसने ट्रेवल किया, वहां हमने इंस्ट्रूमेंट को बजाया और फिर ये हमारे कानों तक कैसे पहुंची। हाउ डू वी हेयर साउंड? हमने कैसे सुना। हाउ आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? और आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कुछ आवाजें दूसरी आवाज जो की कंपैरिजन में लाउडर होती है, हमको ज्यादा तेजी से सुनाई देती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब साउंड होता क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेट का मतलब हुआ कोई ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करता है, मोशन करता है, उसको वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करते हैं, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो है वो साउंड। तो साउंड आप बोल सकते हैं कि साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है। अब ये वाइब्रेशन होता क्या है? टू एंड फ्रो और बैक और एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब कोई वस्तु जो है आगे पीछे मूव करता है, गति होती है उसमें आगे पीछे, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produces sound। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बैंड, रबर बैंड को बहुत टाइटली बांधा गया है और जब इसको खींचा जाता है तो ये वाइब्रेट करता है और साउंड बनाता है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है। When stop vibrating, it does not produce sound। और जब ये वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा फिर ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। We see that a vibrating object produces sound। हमने देखा कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। कभी कभी तो हम वाइब्रेशंस को इजीली देख सकते हैं। किसी भी वस्तु का आगे पीछे मूव करना हम इजीली देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। कभी कभी क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा कम होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बहुत कम होता है इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। हाउएवर वी कैन फील देम। हाँ, हम उसको फील जरूर कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें
Many of you might have seen the manjira, the ghatam, and the noot and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे बजाए जाते हैं, इनको हम बीट करते हैं या फिर खींचते हैं, इनके जो वायर्स है, तार है, इनको खींचते हैं हम, इस तरह से ये बजाए जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जल तरंग कैसे बनानी है आपको। टेक 6 to 8 बाउल्स ऑफ टम्बलर्स, बाउल्स और टम्बलर्स ले लेनी है 6-7-8। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, पानी भरना है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, इनकी समान लेवल, एक जैसा लेवल नहीं करना है पानी का, किसी में कम किसी में ज्यादा करना है। इंक्रीजिंगली ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, और क्या करना है, जैसे पहले यहाँ पे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे करके आपको पानी भरना है। नाउ टेक अ पेंसिल, फिर पेंसिल लेके स्ट्राइक द बाउल जेंटली, धीरे से बाउल में मारना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, और क्या करना है, हर बाउल में एक एक करके मारना है। यू विल हेयर प्लीजेंट साउंड, आप सुनेंगे बड़ी अच्छी मधुर सी आवाज सुनेंगे। दिस इज योर जल तरंग, तो यही आपका क्या है, जल तरंग है। When we plug the string of an instrument, तो हम जब किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार है और गिटार हो गया, इसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो धागे लगे होते हैं, इसको प्लग करते हैं, खींचते हैं। we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of vibration of the instrument that we hear। तो क्या होता है, तो उसकी जो स्ट्रिंग है उसमें वाइब्रेशन होती है ना, स्ट्रिंग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे से मूव करती है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ठीक है, हमें पता है जो साउंड है वो एक एनर्जी है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वाइस वर्सा होती है प्रोसेस। अब है कि जो साउंड, ठीक है, प्रोड्यूस तो हो गई, लेकिन हमारे कानों में ये कैसे, हमारे कानों में नहीं, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोई चीज तो वाइब्रेट करके प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमारे गले में ऐसा क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है और फिर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग, थोड़े समय के लिए आपको जोर जोर से बोलना है या फिर गाना गाना है, और बस लाइक बी या मधुमक्खी की तरह भिनभिनाना है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर, फिर आपको अपने गले में हाथ रखना है इस तरह से, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे और कुछ बोलेंगे कुछ समय के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, आप यहाँ पे वाइब्रेशन फील करेंगे। ठीक है, इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स, तो यहाँ जो होता है वॉइस बॉक्स है हमारा, उसी के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है, और लारिंक्स भी कहते हैं इसको। बट पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट, गले में अपना फिंगर रखिए, एंड फाइंड द हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow, और जब आप सॉलो निकलते हो कोई चीज, फिर आप क्या करेंगे, उसको वहां पे फील करने की कोशिश करेंगे। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, और यही पार्ट जो है वॉइस बॉक्स कहलाता है हमारी बॉडी का। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप के ऊपर होता है ये। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of airs। अब इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई गई है, ये रही वोकल कॉर्ड्स, इसके बीच में कुछ गैपिंग होती है क्या, ताकि जब लंग से हवा बाहर आए, और हवा बाहर आने से क्या हो जाएगा, फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन के द्वारा फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। When the lungs force air through the slit, तो जब लंग्स से हवा बाहर छोड़ी जाती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, अब इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगी, प्रोड्यूसिंग साउंड, जिससे आवाज निकलती है। मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, और जो मसल्स होती है वो इस वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करती है। When the vocal cord is tight and thin, the type of quality of voice is different, तो अगर टाइट और लूज होगा तो वॉइस क्वालिटी भी डिफरेंट होगी। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, तो जब वॉइस कॉर्ड जो होगा वो लूज या थिक होगा तब अलग साउंड प्रोड्यूस होगी, और जब टाइट होगा और साथ में थिन भी होगा तब अलग साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, तो आदमियों में जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 mm लॉन्ग होता है।
इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm और वुमेन्स में होता है 15 mm. चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, बच्चों में बहुत छोटा वोकल कॉर्ड होता है. दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइसेस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. तो यही कारण है जो बच्चे हो गए, आदमी हो गए, औरतें हो गई, इनकी जो वॉइस होती है वो अलग अलग होती है. क्यों अलग होती है? क्योंकि इनका जो वॉयल कॉर्ड है ये अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग इसकी साइज होती है. मेंस में क्या हो जाएगा 20 mm लॉन्ग और वुमेन में होता है 15 mm. नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. अब है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या किसी मीडियम की जरूरत होती है? हाँ, मीडियम की जरूरत होती है, तभी तो साउंड एक जगह से, यहाँ पे कोई बच्चा बोलता है उसे यहाँ पे सुनाई देता है. ठीक है. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. आपका फ्रेंड आपके से कुछ दूरी पर है, आप उसको बुलाते हो तो वो आपकी आवाज सुन लेता है. हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर? कैसे साउंड जो है वो ट्रैवल हो गई आपसे आपके फ्रेंड तक? नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. एक ग्लास टम्बलर या फिर मेटल का या ग्लास का टम्बलर लेना है आपको. मेक श्योर दैट इट इज ड्राई. ध्यान रहे कि वो ड्राई हो, गीला ना हो. मतलब प्लेस अ सेल फोन, उसके अंदर आपको फोन डाल देना है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन द सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. अपने फ्रेंड से कहिए कि दूसरे सेल फोन से इस पे रिंग डालें, इनकी कॉल कीजिए. लिसन टू द रिंग केयरफुली. फिर रिंग को ध्यान से सुनिए. नाउ सराउंड द, इस कंडीशन में तो आपको सुनाई देगी. नाउ सराउंडेड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. फिर क्या करना है, इस तरह से आपको ऐसे जो उसका माउथ है, ठीक है, उसको हाथों से घेर के अपने मुंह में डालना, सारी हवा अंदर को लेनी है. तो उसके बाद अगर आपका फ्रेंड कॉल करेगा या रिंग करेगा तो आपको वो साउंड नहीं सुनाई देगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी हवा नहीं है. तो जब कोई भी हवा नहीं होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं वैक्यूम, या उस सिचुएशन को हम कहेंगे वैक्यूम. Actually, sound needs a medium to travel when air has been removed completely from a vessel. It is said that there is a vacuum. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. हवा भी एक मीडियम है, लेकिन जब हवा को निकाल दिया जाता है या वहां पे जब हवा नहीं होती कहीं पे, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम, जो ये एक्टिविटी में हुआ था. द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. और साउंड जो होती है वैक्यूम से ट्रैवल नहीं हो सकती है, इसलिए हमें आवाज नहीं सुनाई देगी. नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ बकेट और अ बाथटब. एक बकेट या बाथटब लेना है आपको. फिल इट विद क्लीन वाटर. पानी भर लेना उसमें. टेक अ स्मॉल बेल. घंटी लेके नीचे आप इस तरह से अपना सिर यहाँ पे लगाएंगे और नीचे से आपको घंटी बजानी है. तो फिर पूछा गया है कि क्या आपको घंटी की साउंड सुनाई देगी? तो आपको घंटी की साउंड सुनाई देगी. साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर. इसका मतलब क्या हुआ? साउंड जो है वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, पानी में भी ट्रैवल कर सकती है. अब पहले समझ गई कि अच्छा दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर. अब मुझे पता चल गया कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती है उनको वो पानी के अंदर कम्युनिकेट कर पाती है, सिग्नल्स भेज पाती है एक दूसरे को, ताकि क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के अंदर भी वाटर ट्रैवल करती है. नेक्स्ट एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि साउंड ट्रैवल थ्रू अ मीटर स्केल. इसका मतलब हुआ कि कोई सॉलिड जो है उसमें भी साउंड ट्रैवल करती है. यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को आप और आपके फ्रेंड को एक टेबल लेनी है. फिर क्या करना है, टेबल के एक सरफेस पे आपको अपना सिर रखना है और आपके फ्रेंड से कहना है कि स्क्रैच कीजिए दूसरे साइड से. तो क्या आपको सुनाई देगा? ऑफ कोर्स सुनाई देगा आपको. वी हेयर साउंड. अब ये साउंड जो है कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है? द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ एयर इज लाइक अ फनल. तो आपने भी देखा होगा जो कान होता है उसका बाहर का जो आउटर पार्ट यानी कि बाहर का जो हिस्सा होता है उसका शेप एक फनल के जैसा होता है. व्हेन साउंड इंटर्स इट. तो जब आवाज इसमें पहुंचती है, ध्वनि इसमें पहुंचती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एंड एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन. और नीचे को जाती है तो वहां पे एक स्ट्रेच खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है.
एक परत जैसी होती है, इट इज कॉल्ड एयर ड्रम, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द एयर ड्रम डज, लेट अस फाइंड। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे करनी है। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, प्लास्टिक का या टिन का एक डब्बा ले लीजिए। कट इट्स एंड, उसके एंड्स को काट दीजिए, यानी कि आपको एक हॉल, उसको बिल्कुल खाली कर दे, दोनों साइड से आपको दिखना चाहिए उससे, ठीक है। स्ट्रेच अ पीस ऑफ stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band। फिर क्या करना है, आपको बलून का रबर बैंड, बलून लेना है, आपको कटा हुआ बलून लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको रबर बैंड से उसको अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर देना है, चिपका देना है। पुट 4 और 5 grains of dry cereals, अनाज ले सकते हैं आप, 3-4 दाने अनाज ले सकते हैं, यहाँ पे आप रख देंगे उस बलून का जो पीस था उस पे। फिर आपको कुछ आवाज निकालनी, जैसे आप रे हुरे बोल सकते हो, फ्रॉम द ओपन साइड, यहाँ नीचे से। तो आप जब आवाज निकालेंगे, आप देखेंगे कि जो ये पार्टिकल्स आपने रखे थे, जैसे यहाँ पे अनाज के दाने रखे थे, ये मूव करिए, डांस करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो डांस करने लगे? तो ऐसा ही कुछ हमारे कानों के साथ भी होता है। उससे पहले यहाँ पे है कि वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। तो हमें पता है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें वाइब्रेशन होती है, वो सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो साउंड होती है वो सभी डायरेक्शन में ले जाया जाता है, किसके द्वारा? मीडियम में। द मीडियम कुड बी गैस, और मीडियम गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो साउंड है वो गैस में भी ट्रैवल होती है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। गैस यानी कि हवा में भी ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। लिक्विड्स में, पानी में देखा था हमने, सॉलिड्स में ट्रैवल हो सकती है, जैसे हमने जो टेबल वाला एग्जांपल है वो देखा था। लेकिन फिर बात आती है कि हम इसको सुनते कैसे हैं, और हमने पढ़ा था कि जो एयर ड्रम होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सुनने में। द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। अब हमने एक्टिविटी में जो रबर की शीट ली थी या बलून का कोई पीस लिया था, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारा एयर ड्रम होता है कान में। यहाँ पे दिखाया गया है एयर ड्रम। साउंड वाइब्रेशन मेक्स द एयर ड्रम वाइब्रेट। तो जब साउंड जाती है अंदर, साउंड की वाइब्रेशन जाती है, तो एयर ड्रम में भी वाइब्रेशन हो जाता है। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू इनर ईयर। अब जो एयर ड्रम है वो इनर ईयर, अंदर के कान में वाइब्रेशन को या सिग्नल्स को भेजती है। फ्रॉम देयर, तो वहां से द सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन, सिग्नल्स जो है ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन हमारा सब सिग्नल को रिकॉर्ड, यानी कि वो पढ़ लेता है सारे सिग्नल्स को, और इस तरह से हम सुन पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया एयर ड्रम, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा सारी वाइब्रेशन को यहाँ, ठीक है, इनर ईयर में। सॉरी, नेक्स्ट है वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर। तो हमें कभी भी शार्प पॉइंटेड चीजों को अपने कानों में नहीं डालना चाहिए। ऐसे क्यों कहा पहले ने? क्योंकि इट कैन डैमेज द एयर ड्रम, इससे हमारा जो एयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है। डैमेज एयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, जिससे हमारे सुनने की जो क्षमता है या शक्ति है वो कम हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑफ अ वाइब्रेशन। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु का जो आगे पीछे यानी कि अपनी जो मध्य स्थिति होती है उसकी, उससे आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी कह रहे थे। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. तो हमने टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ा था। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन पूरा होने में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कह रहे थे। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज, ठीक है। शॉर्ट में इसको एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल यहाँ पे दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 सेकेंड पर 1 ऑसिलेशन पर
सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन हो रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम इन 1 सेकेंड, अब आपको बताना है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है 20 बार 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको बताना है। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। तो बहुत बार आपको होता है कि आप बिना देखे हुए यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। आपने बहुत सारे साउंड सुने होंगे, ठीक है। हाउ इट इज पॉसिबल, तो ऐसा कैसे हुआ कि विदाउट सीइंग द, बिना वस्तु को देखे हुए आपने साउंड सुन ली, ऐसा कैसे हुआ। दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, तो क्या फैक्टर था जिसकी वजह से वो साउंड अलग हो गई। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो किसी भी साउंड की, ध्वनि की 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम एम्पलीट्यूड्स और क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कैन बी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं साउंड्स को उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बिहाफ में। अब लाउडनेस एंड पिच पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाउडनेस और पिच। तो उससे पहले एक्टिविटी दी गई है आपको यहाँ पे, और इसमें हमने यही पढ़ना है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड जिसको हिंदी में कहते हैं आयाम, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी सरल आवर्त गति करता हुआ, यानी कि जो पीरियोडिक मोशन करता हुआ कोई भी जो कण होता है अपनी माध्य स्थिति के, अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होगा, ठीक है, जितनी दूर तक विस्थापित होता है उसको उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। लाउडनेस, अब हम पढ़ेंगे लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, अगर एम्पलीट्यूड को हम दोगुना कर देंगे तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, उसकी 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। लाउडनेस कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। और उसको अगर हम एम्पलीट्यूड को दोगुना कर देंगे तो साउंड जो लाउडनेस है वो 4 गुनी हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया गया है द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो लाउडनेस को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है, डीबी शॉर्ट फॉर्म में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ सम साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो यहाँ पे हम बताया गया कि अलग अलग सोर्सेज से कितने डेसिबल की साउंड आती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल, बस बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल, एवरेज फैक्ट्री वहां पे आती है 80 डेसिबल। above 80 डेसिबल द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अगर जो वॉइस है वो 80 डेसिबल की हो तो फिर उससे हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, फिर वो हमारा वॉइस नहीं, फिर वो उसको हम नॉइज कहते हैं, ठीक है, शोर कहते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो हमने पढ़ा कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही थी, एम्पलीट्यूड पे। When the amplitude of vibration is large, the sound produces is loud. तो जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा दूरी तक उसका जो कण वो जाएगा तो साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। When the amplitude is small, एम्पलीट्यूड कम होगा, साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी, यानी कि साउंड जो है वो फीबल होगी। इसको हम इजीली सुन सकते हैं। Compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? अडल्ट और बेबी बच्चे जो होते हैं उनके साउंड में कंपैरिजन कीजिए, क्या डिफरेंस होगा डिफरेंस। इफ देयर इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड द डिफरेंस इन सम वे। लेट अस सी हाउ, तो चलो जानते हैं कैसे। आई वंडर व्हाई माय वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माय टीचर। अब वो जो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता पर कैसे मेरे टीचर और मेरी जो आवाज है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, उसमें डिफरेंस है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें बताती है कि साउंड का पिच क्या होगा, उसका तारत्व क्या होगा, कितनी तेज होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर,
अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वाइब्रेशन की, वी से दैट द साउंड इज श्रिल, हम कहेंगे कि जो साउंड है वो श्रिल है, तेज है, एंड हैज अ हायर पिच, और उसका पिच भी ज्यादा होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वी से द साउंड हैज अ लोअर पिच, हम कहते हैं कि पिच कम है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, जैसे जो ड्रम है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड, इसलिए उसकी साउंड भी लो होती है ना, ज्यादा तीखी, हम कह सकते हैं तेज नहीं सुनाई देती। ऑन दी अदर हैंड ऑफ व्हिसल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी, वहीं दूसरी ओर जो सीटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हाई पिच, इसलिए उसकी साउंड पिच जो होती है आवाज की वो काफी ज्यादा होती है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड whereas अ लायन मेक्स अ लो पिच रोar, वही जो बर्ड है उसकी जो साउंड उसकी पिच ज्यादा होती है और लॉयन की पिच साउंड की पिच कम होती है। However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble, और जबकि जो जब बाघ रोर करता है, लॉयन लॉयन जब रोर करता है तो उसकी आवाज काफी लाउड आती है और बर्ड की जो साउंड है वो हमें अच्छी सुनाई देती है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, तो हर दिन आप बच्चों की और बड़ों की आवाजें सुनते हो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस, तो अलग अलग लगता है, उनकी वॉइसेस अलग अलग होती हैं। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट, क्या आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी बच्चे की आवाज की अडल्ट की आवाज से ज्यादा होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन, जो वुमेन होती है उसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मैन से, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगा, ठीक है, और वो साउंड हमें क्या सुनाई देगी, फीएबल अच्छी सुनाई देती है, और फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा तेज की भी सुनाई देती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच, फ्रीक्वेंसी कम होगी पिच भी कम होगा, तो उसकी साउंड हमें मोटी साउंड आती है उसकी, जैसे लड़कों की आवाज होती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, अब हम पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, यानी कि कौन सी साउंड्स ऐसी है जो हम सुन सकते हैं और कौन सी साउंड्स ऐसी है जो हम नहीं सुन सकते हैं। आपने कभी देखा होगा अगर आपके घर में कुत्ता है तो वो क्या करता है, टाइम टाइम पर अपने कान खड़े कर देता है ना, तो बहुत धीमी सी भी कोई आवाज होगी तो वो बिल्कुल अपने कान खड़े कर देता है, और हो सकता है हमें वो आवाज ना सुनाई, तो ऐसी कौन सी साउंड्स है जिनको हम सुन सकते हैं और कौन सी ऐसी है जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। We know that we need a vibrating body for production of sound, हमें पता है कि आवाज आने के लिए, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमको एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, तो क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज की साउंड सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। इनफैक्ट is that sound of frequency is less than about 20 vibration per second cannot be detected by human ears, अब ऐसी साउंड जिसमें एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी से कम होगी, उसको भी हमारे कान नहीं सुन सकते, और सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, इन साउंड्स को हम कहते हैं इनऑडिबल। ऑन दी अदर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल, अब जिसमें क्या हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन कितना हो रहा होगा 20,000 वाइब्रेशन हो रहे होंगे पर सेकेंड में, तो उस साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज, इसलिए हमारे जो कान होते हैं उसी साउंड को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो 20 to 20,000 हर्ट्ज हो, ठीक है। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz, तो कुछ एनिमल्स तो सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, जैसे डॉग्स में ऐसी एबिलिटी होती है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट, पुलिस आपने देखा होगा हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स का यूज करते हैं जिसको कुत्ते तो सुन लेते हैं लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000 hertz, तो जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है उसका वो भी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर काम करता है ये। अब नॉइज एंड म्यूजिक, कौन से साउंड को हम नॉइज कहेंगे और कौन से साउंड को हम म्यूजिक कहेंगे। वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, तो हम चारों ओर बहुत
अलग अलग तरह की आवाजें सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, क्या आवाज हमेशा अच्छी होती है। डज द साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू, कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता होगा बहुत तेज तेज की जब आवाज आती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वेयर सम आर नॉट, तो हमारे कानों को कुछ आवाजें अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं लगती हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग इन योर नाइबरहुड, सोचिए कि आपके घर के पास में पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि निर्माण कार्य चल रहा होगा, किसी का घर बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, तो क्या उस कंस्ट्रक्शन साइट से जो भी आवाजें आ रही है वो अच्छी है, वो आपके कानों को अच्छी लग रही है उसको सुनने में। डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स और बसेस एंड ट्रक्स, क्या बस और ट्रक्स की जो हॉर्न्स बजते हैं उसकी साउंड आपको अच्छी लगती है। सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, तो इस तरह की जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती है जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती उसको हम नॉइज कहते हैं, शोर कहते हैं। इन क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड, तो क्लासरूम में जब सारे बच्चे एक साथ बात करेंगे बोलेंगे तो उसको भी हम नॉइज ही कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड यू एंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहीं और आप दूसरी ओर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार गिटार वगैरह से आप साउंड सुनते हो। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर, तो म्यूजिकल साउंड वो साउंड होती है इसको मधुर ध्वनि भी कहते हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती है सुनने में। साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड, और हारमोनियम के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाएगी उसको भी हम म्यूजिकल साउंड कहेंगे। द स्ट्रिंग ऑफ गिटार आल्सो गिव आउट अ म्यूजिकल साउंड, तो गिटार का जो स्ट्रिंग है वो भी एक म्यूजिकल साउंड देता है। बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड हो जाए म्यूजिकल साउंड भी, क्या फिर भी ये मेलोडियस होगा, मधुर होगा, नहीं होगा। अब नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में हमें पता है। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, जब हमारी हवा में ऐसी गैसेस आ जाती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हार्मफुल होती है, तो उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, उसी तरह जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी आवाज़ आ जाती है जो हमें नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है तो हम उसी को नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, आपको सोर्सेज बताने हैं जैसे हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, है ना, तो इस तरह के सोर्सेज आपको बताने हैं। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल, तो जैसे गाड़ियों की जो हॉर्न की आवाज़ होती है उससे आती है। एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जैसे कि आप पटाखे वगैरह जलाते हो, मशीन्स लाउड स्पीकर वगैरह से आती हैं, तो ये सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के। बट सोर्सेज इन द होम में लीड नॉइज, आपके घर में कौन सा सोर्स ऐसा है जो नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देगा। टेलीविजन हो सकता है, ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम जिनकी आवाज़ें आप काफ़ी ज़्यादा कर देते हो। सम किचन अप्लायंसेज और किचन में यूज़ होने वाले उपकरण जैसे मिक्सी आप चलाते हो, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स एंड कंट्रीब्यूट टू एयर नॉइज पोल्यूशन, तो इन सबसे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। What are the harms of noise pollution? अब इसके harms क्या क्या है? Do you know that presence of excessive noise in surrounding may cause many health related problem? तो जब हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नॉइज हो जाएगा यानी कि नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा, इससे हमें क्या हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप, नींद कम आ सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, एंड एग्जाइटी इसका मतलब होता है कि अनिद्रा, आपको बेचैनी वगैरह होती है जब, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज बाय नॉइज पोल्यूशन, और बहुत सारी हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकती है जो किसके कारण होती है, नॉइज पोल्यूशन के कारण होती है। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing, और कोई व्यक्ति अगर बहुत समय तक तेज तेज की आवाजें सुनता है तो उसके कान भी खराब हो सकते हैं, यानी कि अपनी सुनने की क्षमता वो खो सकता है। मीजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, कैसे हम नॉइज पोल्यूशन को मीजर करेंगे। टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज, तो नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो हमें पता करने की क्या क्या सोर्सेज है, फिर उनके सोर्सेज को कंट्रोल करने का हाउ कैन दिस बी अचीव, कैसे किया जा सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, के लिए जो एयरक्राफ्ट इंजन्स होते हैं उसमें साइलेंसिंग डिवाइसेस लगानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में लगानी चाहिए, इंडस्ट्रियल मशीन्स में
होम अप्लायंसेस में, जिससे आवाज जब वो चलती है, जब हम उनसे काम करते हैं तो उनसे आवाज ना हो, तो इसलिए क्या लगना चाहिए उनमें, साइलेंसिंग डिवाइस लगना चाहिए। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। तो ऐसी एरिया से हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर कोई भी रहता है वहाँ पे हमें जो नॉइजी ऑपरेशन, जिससे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, वो नहीं कराना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से बहुत नॉइज निकलता है, आवाजें वगैरह निकलती है, वो दूर 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 बनाना चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, और हॉर्न्स का कम से कम यूज करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। टीवी और म्यूजिक सिस्टम का कम आवाज में हम यूज करना चाहिए, कम आवाज में वो चलानी चाहिए। Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the resident। और पेड़ के चारों ओर हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। thus reducing the harmful effect of noise pollution, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे उससे बचा जा सकता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि सुनने की शक्ति का कम हो जाना। टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। तो जब कोई व्यक्ति पूरी तरह बहरा होता है तो वो तो जन्म से होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिसीज। और जब पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब थोड़ा थोड़ा वो सुन सकता है, तो वो किसी रोग के कारण भी हो सकता है, किसी चोट के कारण या एज के कारण। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते अच्छे से, उनका हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो साइन लैंग्वेज के द्वारा वो बच्चे अच्छे से बात कर सकते हैं। Because speech develop as the direct result of hearing, a child without hearing loss may have defective speech also। तो इसमें कहा गया कि speech develops as the direct result of hearing, a child with a hearing loss may have defective speech also। जो बच्चा बात कर सकता है, अगर उसको हम साइन लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे तो वो काफी कुछ नहीं सीख पाएगा, बहुत जितना उसे सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाएगा। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आजकल बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो सुनने की क्षमता होती है उसको बढ़ा सकते हैं, या जैसे कोई बच्चा कम सुनता है तो वो डिवाइस यूज करके वो अच्छा सुन सकता है उसके बाद। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। और हमारी सोसाइटी भी होती है जो ऐसे लोगों के साथ बहुत अजीब से बिहेव करती है, तो सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए कि वो उनसे अच्छे से बिहेव करे, ताकि वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जिए जैसे हम लोग जीते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की समरी है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो साउंड हमने पढ़ा, साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। और ह्यूमन बींग में हमें पता है वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है। और जब इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम की जरूरत होती है, किसी माध्यम की जरूरत होती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती। द एयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। जो हमारे एयर ड्रम होते हैं वो साउंड की वाइब्रेशन को सेंस कर लेती है, पहचान जाती है। इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन, और फिर ये एयर ड्रम ब्रेन को सिग्नल भेजता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग, और तभी हम सुन पाते हैं, और इस प्रोसेस को हियरिंग कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं या वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतनी ही ज्यादा तेज होगी, लाउड होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हायर विल बी द पिच, पिच भी ज्यादा होगा। एंड श्रिलर इज द साउंड, जो साउंड है वो तेज होगी।
यानी कि पतली सी होगी साउंड। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, और जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते उनको नॉइज कहते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज पॉल्यूशन, और ऐसी साउंड जो हमें अच्छी नहीं लगती है या फिर हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसको उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स, और नॉइज पोल्यूशन से जो ह्यूमन बींग्स है या कोई दूसरा जो एनिमल है उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए हमें क्या करने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उपाय करने चाहिए। जैसे प्लांटेशन कर सकते हैं हम साइड रोड के साइड में, और हम क्या कर सकते हैं, हॉर्न्स का कम से कम यूज़ करें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करें, और जो टीवी म्यूजिक सिस्टम होता है उसको कम आवाज़ में हमें चलाना चाहिए। इस तरह से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और साइलेंसिंग डिवाइसेस यानी कि साइलेंसर का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं जो, और भी जो घर में जो हम यूज़ करते हैं मिक्सर वगैरह, उससे भी तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए उसमें, साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ करना चाहिए, जिससे जब हम उनको चलाते हैं तो कम आवाज़ आए। तो इस तरह से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।